नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश खेर श्रीनाथ इंस्टीट्यूट से। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश उनका उल्लेख कहां पर किया गया है, उनसे प्रवाहित होने वाली नदियां, उसमें प्राप्त होने वाले खनिज और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में परीक्षा के कॉन्टेक्स्ट से आज हम संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम देखें कि पर्वत क्या होता है। पर्वत क्या है? पर्वत धरातल का एक उभरा हुआ या उठा हुआ हिस्सा होता है। लेकिन न सिर्फ उठा हुआ या उभरा हुआ हिस्से को ही पर्वत कहा जाएगा, इसमें समूह होते हैं। तो पर्वत उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसके अंतर्गत समूह होते हैं। समूह के अंतर्गत ये पर्वत का जो शिखर होता है ये नुकीला होता है, यानी कि नुकीला शिखर नुमा समूहबद्ध धरातल का वह उभरा हुआ हिस्सा पर्वत कहलाता है। श्रृंखलाएं क्या है इसको भी देख लीजिए। जब पर्वत समानांतर रूप से विस्तारित होते हैं एक लंबी दूरी तक, तो उसे कहा जाता है चेन, माउंटेन चेन, पर्वत श्रृंखलाएं। यदि हम कहें कि पठार की भी ऊंचाई होती है, तो पठार और पर्वत के बीच में अंतर यह है कि पठार जो होता है ऊपर से समतल होता है, लेकिन पर्वत ऊपर से नुकीला शिखर नुमा होता है। यदि हम चोटी की बात करें, चोटियों की बात करें, तो चोटियां जो होती है वह किसी भी पर्वत या पठार पर वह हिस्सा जो ऊंचाई तक होता है उसे चोटियां कहते हैं। श्रेणियों की बात करें तो चोटी की वह सीरीज जो एक लंबे दूरी तक विस्तारित होती है उसे श्रेणियां कहते हैं। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक विंध्याचल पर्वतमाला और दूसरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यदि विंध्याचल की बात करें, सबसे पहले हम एक एक करके इसका विश्लेषण करेंगे। परीक्षा के कॉन्टेक्स्ट से इसे हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह एक क्रिएट करके प्रश्न दिए जाते हैं और रिसर्च पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, स्टेटस पर आधारित होते हैं, सिचुएशन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं और उन्हें समझना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए इसको हम मैपिंग के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। विंध्याचल पर्वत की बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि विंध्याचल पर्वत का उल्लेख कहां पर मिलता है। तो विंध्याचल पर्वत का उल्लेख ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में, यानी रामायण, महाभारत, पुराण के अंतर्गत भी इसका उल्लेख हम देखते हैं। उसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि राष्ट्रगान जन गण मन
के अंतर्गत भी विंध्य पर्वत की बात कही गई है कि विंध्य, हिमालय, यमुना, गंगा वाली लाइन में विंध्य का प्रयोग किया गया है। उसके अतिरिक्त हम देखें कि मध्य प्रदेश का जो गान है उसके अंतर्गत भी विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। हम सुख के दाता सबके साथी, उसके अंतर्गत भी विंध्य पर्वत की बात और विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। कालिदास का मेघदूत ग्रंथ में भी विंध्य पर्वत की बात कही गई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विंध्य पर्वत का उल्लेख ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक ग्रंथों के साथ हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, मध्य प्रदेश का गान है सुख के दाता सबका साथी, उसके अंतर्गत विंध्य का उल्लेख, वहीं कालिदास के मेघदूत के अंतर्गत भी विंध्य पर्वत का उल्लेख हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखें कि विंध्य पर्वत जो है वह एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत मतलब क्या? यानी कि पर्वत कई प्रकार के होते हैं, जैसे वलयदार पर्वत, मोड़दार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत वह पर्वत होते हैं जो जिनका निरंतर क्षरण हो रहा है। क्षरण हो रहा है। क्षरण किससे हो रहा है? तापमान से हो रहा है। क्षरण किससे हो रहा है? वर्षा से हो रहा है। क्षरण किससे हो रहा है? हवा से हो रहा है। क्षरण किससे हो रहा है? बर्फबारी से हो रहा है। तो ऐसे पर्वत जिनका निरंतर क्षरण तापमान, हवा, वर्षा, बर्फबारी के कारण ये अपना स्थिति को बदलते जा रहे हैं, अवशिष्ट होते जा रहे हैं, उसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो विंध्याचल एक अवशिष्ट पर्वत है। अतिरिक्त हम देखें कि विंध्याचल पर्वत विभाजक का काम भी करता है। विभाजक माने भारत के उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को विभाजक का काम करता है। जैसे ये विंध्याचल पर्वत है आपका, ये उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत। तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच विभाजन का काम विंध्याचल पर्वत करता है। विंध्याचल पर्वत करता है। उसके अलावा यह वाटर डिवाइडेड का काम भी करता है, नदी जल विभाजक का काम करता है। उत्तरी भारत की नदियां और दक्षिणी भारत की नदियां के बीच विंध्याचल पर्वत एक जल विभाजक का कार्य भी करता है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी यह विभाजन का काम करता है। जैसे ये विंध्याचल पर्वत विंध्याचल पर्वत। अब यहां पर मध्य प्रदेश को भी लगभग दो भागों में, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश, और
दक्षिणी नदियां जो मध्य प्रदेश की है और उत्तरी नदियां जो मध्य प्रदेश की है, उनके बीच में जल विभाजक का काम भी विंध्याचल पर्वत करता है। यदि हम इसके विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार देखें हम, विंध्याचल पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है, तो राज्यों के हिसाब से हम देखें तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मुख्यतः जैसे गुजरात से जाता है, ये देखिए तो यहां पर पड़ता है गुजरात। तो गुजरात के से विंध्याचल पर्वत चलता है, उसके बाद एमपी में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद सीजी में, यहाँ पर छत्तीसगढ़, और यहाँ पर ये बिहार तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। यदि प्राकृतिक भाग के आधार पर देखा जाए, प्राकृतिक भाग के आधार पर कि विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्राकृतिक भाग में विस्तारित है, तो यह मुख्यतः 3 प्राकृतिक भाग में विस्तारित है। जैसे ये मालवा का पठार, ये मालवा का पठार, तो मालवा में विस्तारित है ये मालवा के पठार में। यह बुंदेलखंड और ये रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत आपका, तो मालवा के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में और रीवा पन्ना के पठार में यह विस्तारित है। यदि राज्यों की बात करें तो गुजरात में, एमपी में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में और बिहार में यह विस्तारित है। इसके अलावा यदि हम देखें कि विंध्याचल पर्वत जो है वह कितनी श्रेणियों में बटा हुआ है, तो विंध्याचल पर्वत 3 श्रेणियों में विभाजित है। नंबर 1, जो है मालवा के पठार में विंध्यन श्रेणी स्थित है, विंध्यन श्रेणी। बुंदेलखंड में ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर भांडेर की श्रेणी आ जाती है और यहां पर रीवा पन्ना में कैमूर की श्रेणी आ जाती है। तो 3 श्रेणियों में विभाजित है, विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर पर्वत या कैमूर श्रेणी के बीच में स्थित है। यदि हम देखें कि विंध्याचल पर्वत
का दिशा अनुसार हम आकलन करें। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। विंध्याचल के उत्तर में सिंध, गंगा और यमुना के मैदान है। तो हम कह सकते हैं कि विंध्याचल के उत्तर में सिंधु, गंगा और यमुना के मैदान है। इसके उत्तर में विंध्याचल के पश्चिम की बात कर लें तो पश्चिम में गुजरात की पारस नाथ की पहाड़ियां स्थित है। यदि विंध्याचल के पूर्व की बात करें तो इसमें सीजी प्लस बिहार आ जाता है मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। और यदि दक्षिण की बात करें तो इसके लगभग समानांतर कर्क रेखा निकली है। तो दक्षिण में कर्क रेखा आ जाएगी आपकी। विंध्याचल के दक्षिण में कर्क रेखा के दक्षिण में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणियां और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, तो यहां पर नर्मदा नदी, नर्मदा नदी और ये वाला जो हिस्सा है ये सतपुड़ा की श्रेणियां आ जाता है। सतपुड़ा और ये पूर्वी भाग। तो अब हम कह सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है वह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों के बीच में बहती है। कर्क रेखा के दक्षिण में नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा है। इस प्रकार यदि हम बात करें कि ताप्ती नदी यहां से निकलती है बैतूल से, ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में सतपुड़ा की श्रेणी है। एक बार फिर से देख लीजिए कि नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी ताप्ती नदी और नर्मदा के बीच में है। कर्क रेखा सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी के बीच में है। कर्क रेखा के दक्षिण में नर्मदा, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी अवस्थित है। तो इस प्रकार से हम इसके डायरेक्शन के आधार पर समझ सकते हैं और इस पर कितने ही प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत यह है कि किस श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां अवस्थित है। विंध्याचल मालवा का पठार के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां हैं। भांडेर और बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां हैं। रीवा, पन्ना और कैमूर में कौन कौन सी चोटियां अवस्थित है और उनका सीक्वेंस क्या है। पश्चिम से लगाकर पूर्व तक सीक्वेंसिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें यह देखना है कि मालवा के पठार और विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी सीक्वेंसिव, इट मींस पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी श्रेणियां हैं। भांडेर में पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी श्रेणियां हैं और कैमूर में पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी श्रेणियां हैं। कि सबसे पहले हम लिख लें नंबर 1 विंध्याचल पर्वत।
विंध्याचल विंध्याचल पर्वत में मालवा का पठार, मालवा के पठार के अंतर्गत विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां हैं। सीक्वेंस से हम देखें तो अब यहां देखें, यहां धार आता है। तो धार के अंतर्गत धार की पहाड़ियां जिसकी ऊंचाई है 8 to 6 मीटर। उसके बाद इंदौर, तो इंदौर के अंतर्गत सिगार की चोटी 881 मीटर, जानापाव की चोटी 854 मीटर, धजारी की मिट्टी चोटी 8110 मीटर। तो पहले धार की पहाड़ियां आएगी, फिर इंदौर की जो श्रेणियां हैं चोटियां हैं, सिगार, जानापाव, धजारी आएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर हम चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। उसके बाद भोपाल, तो भोपाल के अंतर्गत 5 पहाड़ियों पर बसा भोपाल, जिसमें हम देखें श्यामला हिल, श्यामला हिल जहां मुख्यमंत्री का निवास है। श्यामला हिल के अलावा हम देखें नेमोरी हिल, कटारा हिल, ईदगाह हिल, ईदगाह हिल, उसके बाद अरेरा हिल। तो 5 पहाड़ियों पर बसा भोपाल में एक श्यामला हिल, नेमोरी हिल, कटारा हिल, ईदगाह हिल, अरेरा हिल, ये 5 यहां पर। तो पहले धार की पहाड़ी, फिर इंदौर की चोटियां, फिर भोपाल। भोपाल के बाद आएगा आपका रायसेन, रायसेन। तो रायसेन में भीमबेटका की पहाड़ियां आती है, और रायसेन के बाद आएगा विदिशा। तो विदिशा के अंतर्गत आपका उदयगिरी की गुफाएं आती है, उदयगिरी की पहाड़ियां। तो ये मालवा के पठार के अंतर्गत धार की पहाड़ियां, इंदौर की चोटियां, भोपाल की 5 पहाड़ियां, भोपाल के बाद रायसेन की भीमबेटका और विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफाएं सम्मिलित है। तो ये कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर पहले धार की पहाड़ियां, फिर इंदौर की सिगार, जानापाव, धजारी, फिर भोपाल की 5 पहाड़ी नेमोरी, कटारा, ईदगाह, अरेरा हिल्स, फिर रायसेन यानी भीमबेटका की पहाड़ियां, विदिशा यानी उदयगिरी की पहाड़ी और गुफाएं। यदि मालवा की बात आए, विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत भी यही सम्मिलित होगा, और विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत उसका एक भाग जो पश्चिमी हिस्सा है उसके अंतर्गत यह सम्मिलित है। दूसरा यदि हम देखें तो भांडेर की श्रेणियां, भांडेर की श्रेणियां बुंदेलखंड में और विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत। तो भांडेर की श्रेणियों में हम यहां पर देख लेंगे, दतिया में जो एक श्रेणी है सिद्ध बाबा की श्रेणी, सिद्ध बाबा की, जो भांडेर की भी सबसे ऊंची चोटी है और बुंदेलखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है।
इसकी हाइट जो है 1172 मीटर है। तो भांडेर के अंतर्गत एक श्रेणी को हम देख लेंगे। भांडेर का जो विस्तार है, भांडेर श्रेणी का जो विस्तार है वह दतिया में, उसके बाद छतरपुर के बाद निवाड़ी, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और ये यूपी का बेल्ट, ये भांडेर की श्रेणियों के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक ऊंची चोटी बुंदेलखंड और भांडेर की सिद्ध बाबा की चोटी है। इसके बाद हम तीसरा देखें, तीसरा रीवा पन्ना का पठार। अब रीवा पन्ना के पठार में कैमूर पर्वत है, ये रीवा पन्ना का पठार है, इसमें कैमूर पर्वत और ये पूरा विंध्याचल पर्वत। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत हम यहां पर देखेंगे दमोह, ये दमोह है, और दमोह के अंतर्गत जो चोटी है वो सद्भावना की चोटी या गुडविल की चोटी। तो इसके अंतर्गत रीवा पन्ना और कैमूर पर्वत की बात करें तो इसमें दमोह के अंतर्गत हम देख लें कि सद्भावना और गुडविल की चोटी। दमोह के आगे हम यहां पर चलेंगे सतना। तो सतना में गिद्धराज पर्वत मिलता है, गिद्धराज पर्वत मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सतना में ही एक शारदा मंदिर भी अवस्थित है, शारदा मंदिर भी अवस्थित है। कैमूर पर्वतमाला जो सबसे अधिक यहाँ पर चूना का उत्पादन होता है, चूना प्राप्त होता है, कैमूर से ही हमें एक नदी जो फेमस नदी है उसका उद्गम भी कटनी के कैमूर से, केन नदी का उद्गम कैमूर से ही होता है। तो इस प्रकार से यदि पश्चिम से पूर्व की ओर विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों का क्रम हमें पता हो तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि पहले धार की पहाड़ियां, फिर इंदौर की पहाड़ियां, फिर भोपाल की पहाड़ियां, फिर रायसेन की पहाड़ियां, फिर विदिशा की पहाड़ी, फिर दतिया की पहाड़ी यानी कि बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के बाद दमोह की पहाड़ी यानी कि सद्भावना और गुडविल, और सतना की पहाड़ी गिद्धराज पर्वत। इस आधार पर इस पूरे सीक्वेंस को हम जमा सकते हैं। अब यहां पर हम देखें कि विंध्याचल पर्वत और अरावली के बीच में एक पठार अवस्थित है। ये अरावली पर्वत है जो राजस्थान से लगाकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। ये विंध्याचल पर्वत, और यहां पर ये मालवा का पठार है। तो विंध्याचल पर्वत और अरावली के बीच में मालवा का पठार अवस्थित है। विंध्याचल, अरावली और विंध्याचल के बीच में यह मालवा का पठार अवस्थित है। इसी प्रकार यहां पर अमरकंटक आ जाता है। तो सतपुड़ा की श्रेणी, यह सतपुड़ा की श्रेणी है,
और यहाँ पर लगभग अमरकंटक आता है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में संधि स्थल के रूप में जाना जाता है अमरकंटक। तो अमरकंटक दो पर्वतों के बीच संधि स्थल का काम कर रहा है, एक विंध्याचल पर्वत और दूसरा सतपुड़ा पर्वत के बीच में। विंध्याचल पर्वत से उद्गम होने वाली नदियों की बात करें, उद्गम नदियां, तो इंदौर से जानापाव से चंबल नदी निकलती है। इंदौर से ही ककरी बरड़ी पहाड़ी, से शिप्रा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद रायसेन की बात करें तो रायसेन के कुमरा गांव से बैतवा नदी निकलती है, तो इस प्रकार से कटनी की बात करें, भांडेर श्रेणी के अंतर्गत यदि आगे जाकर रीवा पन्ना के पास जाकर कटनी की बात करेंगे तो कटनी से केन नदी का उद्गम होता है। तो मुख्यतः विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियों में शिप्रा नदी, उसके बाद चंबल नदी, बैतवा नदी और केन नदी मुख्य रूप से उद्गमित होती है। देखें सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा का नाम क्यों पड़ा सतपुड़ा, यानी कि 7 पर्वतों का एक सामूहिक श्रृंखला सतपुड़ा के अंतर्गत सम्मिलित है। 7 पर्वतों की सामूहिक श्रृंखला, इसलिए इसका नाम सतपुड़ा पड़ा। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। विंध्याचल एक अवशिष्ट पर्वत था, जबकि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ब्लॉक पर्वत वो होता है कि 2 तरफ से उभरा हुआ हिस्सा होता है और बीच में से भ्रंश बना होता है, यानी कि बीच में से ये भ्रंश या रिफ्ट कह सकते हैं, जिसमें से नर्मदा नदी उद्गमित होती है, नर्मदा नदी बहती है। तो 2 तरफ से उभरा हुआ हिस्सा और बीच में भ्रंश जिस अवस्था में होता है उसको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। इस ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत भ्रंश घाटी से सोन और नर्मदा नदी प्रवाहित भी होती है। यदि इसका विस्तार देखें, सतपुड़ा की श्रेणियों का विस्तार देखें, तो ये सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। इसका विस्तार राज्यों के आधार पर देखें तो गुजरात के से निकलती है ये सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद एमपी, महाराष्ट्र और सीजी, ये 4 राज्यों में इसका विस्तार है। गुजरात में, एमपी में, महाराष्ट्र में और सीजी के अंतर्गत। यदि प्राकृतिक भाग की बात करें कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्राकृतिक भाग में सतपुड़ा की श्रेणी का विस्तार है, तो सतपुड़ा का प्राकृतिक भाग, सतपुड़ा की श्रेणी, उसके अलावा हम देखें पूर्वी पठार,
पूर्वी पठार में मुख्य रूप से ये दो प्राकृतिक भागों में अधिकांश इसका भाग आता है। सतपुड़ा की श्रेणी के अंतर्गत और पूर्वी पठार के अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विस्तारित है। इसके बाद यदि दिशा की बात करें कि दिशा के आधार पर दिशानुसार इसकी स्थिति को देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी, तो यहां पर इसके उत्तर में नर्मदा नदी आ जाएगा। नर्मदा के ऊपर कर्क रेखा है और कर्क रेखा के ऊपर विंध्याचल पर्वत है। तो इसके उत्तर में नर्मदा नदी, इसके पश्चिम में गुजरात, इसके पूर्व में बघेलखंड और सिजी और दक्षिण में महाराष्ट्र अवस्थित है। तो दिशा के आधार पर भी हम इसका निर्धारण कर सकते हैं और इस पर कई प्रकार के प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं। उसके बाद हम देखें कि पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुड़ा की मैकल श्रेणियों के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां स्थित है। तो सतपुड़ा की श्रेणी जो है उसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है और बांटा गया है। पहला, राजपीपला की श्रेणी। राजपीपला, महादेव, ये बीच में महादेव और यहां पर मैकाल श्रेणी। तो सबसे पश्चिमी हिस्सा सतपुड़ा का राजपीपला, मध्य हिस्सा महादेव पर्वत और पूर्वी हिस्सा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार, पूरी का विस्तार जो है यानी कि गुजरात के नर्मदा जिले से राजपीपला से लगाकर छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। यदि राजपीपला की बात करें तो राजपीपला पहला, तो ये पश्चिमी हिस्सा है सतपुड़ा का। दूसरा, ये पूर्वी हिस्से की अपेक्षा ये सकरा हिस्सा है, सकरा हिस्सा है। उसके अलावा इसका यदि विस्तार की बात करें तो राजपीपला से लगाकर बुरहानपुर दर्रे तक, बुरहानपुर दर्रे तक ये राजपीपला की श्रेणियां अवस्थित है। बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला की श्रेणियां अवस्थित है। यदि इसके अंतर्गत चोटियों की बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसको भी देख लीजिए। पश्चिम में यहां पर राजपीपला की चोटी आ जाती है, पहाड़ी राजपीपला। राजपीपला की पहाड़ी आ जाती है। उसके बाद राजपीपला के बाद दूसरा क्रम आता है अखरानी की पहाड़ी। अखरानी की पहाड़ी यानी कि राजपीपला पहला, दूसरा अखरानी, ये क्रम याद रखना है आपको। अखरानी की पहाड़ी, तीसरा बड़वानी के अंतर्गत बड़वानी की पहाड़ी आ जाएगी।
तो बड़वानी के अंतर्गत बड़वानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी के बाद हम आगे चले, खरगोन में बीजागढ़ आ जाएगा। खरगोन, बीजागढ़, और बुरहानपुर के अंदर बुरहानपुर दर्रा। अखरानी, राजपीपला पहले पे, दूसरे पे अखरानी, तीसरे पे बड़वानी, चौथे पर आपका आ जाएगा बीजागढ़, पांचवें पर बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा, और उसके बाद छठे पर ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां। ये लगभग इसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र में पड़ता है, कुछ हिस्सा एमपी में आता है। तो राजपीपला के अंतर्गत जो पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियां अवस्थित है, उसमें सबसे पहले राजपीपला की पहाड़ी, दूसरे नंबर पर अखरानी की पहाड़ी, तीसरे पे बड़वानी में बड़वानी की पहाड़ियां, चौथे पर खरगोन में बीजागढ़ की पहाड़ियां, छठे में बुरहानपुर की पहाड़ियां, और आगे जाकर के ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां इस राजपीपला के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार हम देखेंगे महादेव पर्वत। महादेव पर्वत की बात करें तो इसका विस्तार है खंडवा से सिवनी तक। खंडवा से लगा करके सिवनी तक इसका विस्तार महादेव पर्वत का है। महादेव पर्वत के अंतर्गत जो पहाड़ियां है, उसमें बैतूल की पहाड़ी, कालीभीत, इसी के ऊपर होशंगाबाद में धूपगढ़ की चोटी, पचमढ़ी में, यहीं पर चोरागढ़ की चोटी, नरसिंहपुर के अंदर चोरागढ़ का मंदिर अवस्थित है। तो इस प्रकार यहां पर हम कह सकते हैं कि बैतूल में कालीभीत ये एक नंबर पे पश्चिम से पूर्व की ओर, उसके बाद होशंगाबाद के अंतर्गत हम देख लें धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1352, और यहीं पर पचमढ़ी, और यहीं पर चोरागढ़ की पहाड़ियां, और इसकी ऊंचाई है 1326 मीटर। और होशंगाबाद के बाद नरसिंहपुर जो आता है, उसमें चोरागढ़ मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजपीपला के अंदर पश्चिम से पूर्व की ओर और महादेव पर्वत के अंतर्गत पश्चिम से पूर्व की ओर जो चोटियां अवस्थित है, इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। बैतूल की कालीभीत, धूपगढ़ और चोरागढ़ होशंगाबाद पचमढ़ी में, और नरसिंहपुर के अंतर्गत चोरागढ़ का मंदिर अवस्थित है। तीसरा हम देखें मैकल पर्वत। तो मैकल पर्वत का विस्तार जो है सिवनी से लगाकर सीजी तक, छत्तीसगढ़ तक अवस्थित है ये। उसके बाद मैकल पर्वत जो है
यह सबसे पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग, और पश्चिम की अपेक्षा इसका विस्तार चौड़ा है, चौड़ा विस्तार है इसका। पूर्वी पठार के अंतर्गत विशेष रूप से यह विस्तारित है, पूर्वी पठार और बघेलखंड, क्योंकि यह हिस्सा जो है यह बघेलखंड ही कहलाता है। बघेलखंड और पूर्वी पठार के अंतर्गत ये अवस्थित है। इसके अंतर्गत मैकल की श्रेणी के अंतर्गत जो चोटियां हैं उसमें बालाघाट की लांजी चोटी, बालाघाट की लांजी, पश्चिम से हम पूर्व की ओर चल रहे हैं। उसके बाद अमरकंटक, यहां पर ये आम्रकूट है, तो ये अमरकंटक, यहीं से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम होता है। उसके बाद एक और आता है अचनकमार, अचनकमार, ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो इस प्रकार से महादेव पर्वत के अंतर्गत सबसे पहले लांजी, अमरकंटक, अचनकमार की श्रेणियां विस्तारित है। यदि पूरे की बात करें, तीनों को हम जोड़ करके इसको देख सकते हैं। यदि हम पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत में चोटियों का ऊंचाई के आधार पर क्रम देखें तो सबसे ज्यादा ऊंची जो है वो है धूपगढ़ की चोटी। पहले नंबर पे ऊंचाई के आधार पर धूपगढ़, धूपगढ़ की ऊंचाई है 1352 मीटर। दूसरे नंबर पर चौरागढ़ 1326 मीटर। तीसरे नंबर पे अमरकंटक की चोटी या पहाड़, इसकी ऊंचाई है 1124 मीटर। चौथे नंबर पर सीगार 881 मीटर। और पांचवें नंबर पर जाना पाव की पहाड़ी 854 मीटर। इस प्रकार से ये 5 मुख्य रूप से हम ऊंचाई के क्रम के आधार पर भी देख सकते हैं।